Hello student, derivative as a rate measure. Derivative as a rate measure यानी अपकलज दर मापक के रूप में पार्ट 3 आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 पहला क्वेश्चन देखिए। इफ x and y are the side of two squares, if x and y are the sides of two squares, यदि x और y दो स्क्वायर्स की साइड हैं। if x and y are the sides of two square, स्क्वायर माने वर्ग, x पहले स्क्वायर की साइड है और y दूसरे स्क्वायर की साइड है। x एंड y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। x फर्स्ट स्क्वायर की साइड है, y सेकंड स्क्वायर की साइड है। और एक रिलेशन दिया है y इक्वल टू, यानी जो सेकंड स्क्वायर की साइड है, गिवन है आपको कि जो सेकंड स्क्वायर की साइड है वो y इतने के इक्वल है। ये आपको गिवन है, समझ में आया। फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर। उसने ये कहा सेकंड स्क्वायर के एरिया में चेंज बताइए। हमने मान लिया कि इसका एरिया, सेकंड स्क्वायर का एरिया A2 है और फर्स्ट स्क्वायर का एरिया A1 है। हमने ये मान लिया एट एनी इंस्टेंट, द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर भी A1 एंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर भी A2। गिवन एरिया ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x एंड गिवन एरिया साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू y, ये आपको गिवन है। बताइए तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर A1 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। फर्स्ट एरिया हमने इस स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर A2 इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर हो गया। ये y की वैल्यू रख दीजिए, x माइनस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर लगा तो आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस 2x क्यूब। ये A2 हमने फाइंड कर लिया। हमने मान लिया A1, लेट A1 बी द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, A2 बी द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर A1 निकाल लिया, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर A2 निकाल लिया। A2 y की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, इससे हमें A2 आ गया। x एंड y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। फर्स्ट स्क्वायर की साइड है, पहले वाले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वाले वर्ग की भुजा y है। और y और x में रिलेशन आपको ये दिया है। उसने पूछा है फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। उसने ये कहा कि आपको सेकंड स्क्वायर के एरिया में चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। आपको फर्स्ट स्क्वायर के एरिया के रिस्पेक्ट में सेकंड स्क्वायर के एरिया का चेंज बताना है। आपको DDA ऑफ D2 फाइंड करना है। A1 फर्स्ट स्क्वायर है, इसके एरिया में जो चेंज होगा इसके रिस्पेक्ट में A2 में जो सेकंड स्क्वायर है इसके एरिया में चेंज कितना होगा। यदि हम फर्स्ट स्क्वायर का एरिया चेंज होता है तो इसके रिस्पेक्ट में सेकंड स्क्वायर का एरिया, ये तो पूछा है, देखिए उसने फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर।
सेकंड स्क्वायर के एरिया A2, सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या है A2 में चेंज बताइए विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। देखिए आपको फर्स्ट स्क्वायर की साइड आपको x गिवन थी, सेकंड स्क्वायर की साइड आपको y, सेकंड स्क्वायर की साइड आपको y गिवन थी। हमने एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर A1 निकाल लिया, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर y स्क्वायर निकाल लिया और हमने y की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दी। इस प्रकार A2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ddx ऑफ A निकाल लेंगे, ddx A1 निकाल लेंगे, ddx ऑफ A2 निकाल लेंगे। आप यहां से ddx ऑफ A1 निकाल लेंगे, ddx ऑफ A1 आएगा 2x। आप यहां से ddx ऑफ A2 फाइंड कर लेंगे, ये A2 है ना। अब ddx ऑफ A2 क्या होगा, यहां से होगा 2x, यहां से होगा 4x क्यूब, यहां से होगा माइनस का 6x स्क्वायर। ddx ऑफ A2 आ गया। अब बताइए उसने पूछा है A1 के रिस्पेक्ट में जितना, यदि इसमें A1 में चेंज किया जाए तो उसके रिस्पेक्ट में A2 में कितना चेंज होगा। उसने ये पूछा dd A1 ऑफ A2 पूछा है उसने। फाइंड द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर के एरिया में चेंज बताइए विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर के एरिया के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या करेंगे, ddx ऑफ A2 फाइंड कर लेंगे, ddx ऑफ A1 फाइंड कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया अपॉन ddx ऑफ A1 है 2x। अब 2x से इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे माइनस 2x प्लस 1 आ गया। ये आ गया। उसने पूछा था इफ x एंड y आर द साइड ऑफ टू स्क्वायर, x इसकी साइड है, y इसकी साइड है, x और y में रिलेशन ये दिया है उसने। फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर का एरिया, सेकंड स्क्वायर है ना, इसके एरिया में चेंज फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी dd A1 ऑफ A2 आपको फाइंड करना है। तो आपको A1 और x में रिलेशन दिया था तो आपने dd निकाल लिया, A2 और y की वैल्यू रख के आपने A2 और x में फिर रिलेशन निकाल लिया था, यहां से ddx ऑफ A2 निकाल लिया और आपने इसमें रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप करना और कोई सेकंड मेथड करने का प्रयास नहीं करना, ये सबसे सरल मेथड है। आप चाहें तो A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना हो यदि तो x स्क्वायर इक्वल टू A1 रख देना, ये A1 आ जाएगा, ये A1 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू अंडर रूट A1 रख देना। क्या फायदा, बेफालतू में ज्यादा होशियार बनने का प्रयास नहीं करिए। आप यहां से ddx ऑफ A1 निकाल दिया, यहां से ddx ऑफ A2 निकाल दिया, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो dd A1 ऑफ A2 आपको ज्ञात हो जाएगा। और आप उतार लीजिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट को ने CX लिखा, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज इतना। आपको ये टोटल कॉस्ट दिया है, द टोटल कॉस्ट एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट का, ठीक है, द टोटल कॉस्ट इससे उसने रिप्रेजेंट किया है, इज गिवन बाई इतना। ये टोटल कॉस्ट है ये ऑफ X यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ X यूनिट। ठीक है, द टोटल कॉस्ट CX, टोटल कॉस्ट को क्या बोल रहा वो, CX बोल रहा, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन इतना। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। उसने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पूछा है। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया
कि हम क्वेश्चन को पढ़ते ही रह जाएंगे, क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएगा। देखिए, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अगर हम 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट वी, और उसने वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। उसने ये कहा, सीधी सीधी बात करें, उसने आपको CX दे दिया, तो यहां पे जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट आपको जो निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट माने MC मान लेंगे, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है ना MC, वो होगी DDX ऑफ CX। आप क्या करना, उसने ये कहा कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करिए, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस। यदि X यूनिट का आपको CX दे दिया, X यूनिट का टोटल कॉस्ट दे दिया, उसने ये कहा कि यदि हम 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कितना चेंज होगा, मार्जिनल कॉस्ट में कितना चेंज होगा। तो आपको पता है ना, उसमें लिखा है वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट बी मीन, मार्जिनल कॉस्ट से मतलब क्या कह रहा, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट बी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। समझ में आया ना क्या कह रहा है वो, टोटल कॉस्ट में चेंज। देखिए क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। ये है टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट में चेंज कह रहा वो। तो आप कुछ नहीं करेंगे, MC वो कह रहा MC इक्वल टू DDX ऑफ CX। साधारण सी बात है, क्वेश्चन उसने ऐसे घुमा के दिया। कुल मिला के उसने क्वेश्चन में ये किया कि मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो टोटल कॉस्ट के X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल के इक्वल है, यानी MC DDX ऑफ CX कहलाएगा। बस तो आप MC निकाल लीजिए। क्वेश्चन इतना लंबा दिख रहा, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको CX दिया है, आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट MC। क्या कह रहा है वो, देखिए, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट बी मीन, मार्जिनल कॉस्ट का अर्थ क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं, यानी DDX ऑफ CX, टोटल कॉस्ट का DDX ऑफ टोटल कॉस्ट, DDX ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल दी तो MC आ जाएगा। तो 0.005 इंटू 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 0.02 इंटू 2x इस क्यूब होगा, यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस इंटू 2x प्लस 30 इंटू 1 प्लस 0। आप क्वेश्चन उतारने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कितना बोर्ड की पे हाफ बोर्ड में तो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन मात्र 1 लाइन का है, लेकिन हमें तो पूरा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा ना, समझ रहे ना। हो सकता गलती हो जाए, तो आप इतना समझदार हैं, क्यूब लिखाओ, क्यूब लिखाओ, आप क्यूब का डिफरेंशियल नहीं कर पाएंगे क्या, ठीक है। तो आप तो अगर मान लो हम यहाँ पे गलती कर भी जाते हैं तो आपको सही करना है। यहाँ पे देखिए CX दे दिया, हमने MC निकाल लिया। MC क्या है, देखिए, वेयर द मार्जिनल कॉस्ट, MC माने मार्जिनल कॉस्ट, वी मीन हमारा मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। जो टोटल जो आप कुछ नहीं करिए, DDX ऑफ CX निकाल दीजिए तो MC आ जाएगा। अब उसने ये तो X यूनिट का है, ये तो X यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट है। उसने तो कहा था व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, उसने तो कहा था कि इसका मतलब वो जो पूछ रहा मार्जिनल कॉस्ट निकालो एट x इक्वल टू 3 पर, तो आप x के स्थान पर 3 रख देंगे। 0.005 इंटू 3
x के स्थान पर 3 रख देंगे तो 9 आएगा, माइनस 0.02 इंटू 2x के स्थान पे आप 3 रख देंगे, प्लस यहाँ पे 30 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, इनका और इनका सम करके इन्हें माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा, आप आंसर लिख लें, इसका आंसर आएगा मार्जिनल कॉस्ट आएगा 30.015 आएगा, आप अपने आप ठीक इसका मार्जिनल कॉस्ट 30.015 रुपये आ जाएगा, आप कर लेंगे। समझ में आए ना? यहाँ पे MC का अर्थ है, MC मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, DDX ऑफ CX कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो आप क्या करने कि आपको CX दिया है, आप MC निकालने के, MC क्या है? DDX ऑफ CX, आप CX का X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, आपका CX आ गया। ये X यूनिट के लिए है मार्जिनल कॉस्ट, ये X यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट है। उसने कहा था व्हेन X इक्वल टू 3, जब 3 यूनिट का अगर मान लो, अगर हम 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? ये है आपका आंसर, ये भी आप बता लीजिए। आगे देखें, एक क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसा अभी आपने एक क्वेश्चन किया ना, उसी टाइप का आपने देखा था, आपको टोटल कॉस्ट दे दिया गया था और आपने मार्जिनल कॉस्ट, उसमें भाषा इतनी क्लिष्ट लिखी थी, इतनी जटिल भाषा थी कि आपको ना इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा ना हिंदी में समझ में आ रहा होगा। इसलिए हमने आपको एक क्वेश्चन उसी टाइप का, हम करेंगे नहीं, हमने बोला ना ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को उतार लें, इस क्वेश्चन को आप उतार लें, हम करके नहीं दिखाएंगे, इसकी भाषा थोड़ी उससे अच्छी लिखी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, जिस प्रकार से वहां पर टोटल कॉस्ट था, वहां पर क्या था? टोटल कॉस्ट था। यहां पे आपको टोटल कॉस्ट को उन्होंने CX से रिप्रेजेंट किया था, यहां पे टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो समझते हो ना, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट, X यूनिट की जो सेल है उसका टोटल रेवेन्यू, ठीक है, इज गिवन बाय इतना। जो टोटल रेवेन्यू को आपने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, X यूनिट का जो रेवेन्यू आया है उसको आपने इससे रिप्रेजेंट किया। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन X इक्वल टू 5। अब मार्जिनल रेवेन्यू पर उनको पता MR बताना, MR मार्जिनल, अभी आपने मार्जिनल कॉस्ट बताया था तो आप M ब्रैकेट में C लिख दिया था। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, MR फाइंड करना है। यहां पे MR की आपने डेफिनेशन देखो उसने क्या लिखी है, वेयर वाई मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन। आपका मार्जिनल रेवेन्यू से उनका मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में चेंज है, यानी उसने ये किया दिया टोटल रेवेन्यू में चेंज, मार्जिनल रेवेन्यू का है टोटल रेवेन्यू में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम कितना है? X यूनिट। ये आपको थोड़ा सा स्पष्ट लग रहा होगा। उसने ये कहा कि रेवेन्यू में चेंज फाइंड करो, काय के रिस्पेक्ट में? टोटल नंबर ऑफ, देखिए चेंज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम आपको X के रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? X यूनिट। तो X के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे? DDX ऑफ RX निकाल लेंगे, DDX ऑफ RX निकाल लेंगे और उसमें X इक्वल टू कितना रख देंगे? X इक्वल टू आप 5 पुट कर देना तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना रुपए होता है? X इक्वल टू 5 रख देना, आ जाएगा। ठीक है, आपको केवल हमने थोड़ा समझाया कि इस क्वेश्चन से शायद आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गया? DDX ऑफ RX निकाल लेना, DDX ऑफ RX निकाल लोगे, X के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर लोगे और उसमें X इक्वल टू 5 रख देना तो टोटल
जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो रुपए में आपका प्राप्त हो जाएगा। ये घर से करके लाइए। उतार लें सवाल जी। यहां देखो एक और क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे आपने पिछले 2 पार्ट में क्वेश्चन पढ़े हैं ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको इसके पहले वाले पार्ट में हमने आप बताया था कि क्यूब है, उसकी साइड इतने सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही थी। तो आपने देखा था कि हमने जो क्यूब की साइड है वो इसको x मान लिया था, याद है ना। तो हमने कहा था कि डी ऑफ x इक्वल टू, आपको दिया गया था कि एक क्यूब है उसकी साइड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हमने कहा था डी ऑफ x इक्वल टू 5। वहां पे आप, यहां पे उसने ये कहा द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम मान लेंगे एट एनी इंस्टेंट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल Vx सेंटीमीटर। आपको ये मानना पड़ेगा लेट एट एनी इंस्टेंट माने किसी क्षण जब आपने ऑब्जर्व किया तब इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स x थी। जब आपने देखा वो तो बढ़ती जा रही, आगे चल के फिर बढ़ जाएगी। आप दोबारा देखेंगे तो फिर उसको वो तो एक निश्चित रेट से वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, जब हमने उसको देखा, तब उसकी साइड x थी। तो आप यहां पे मान लेंगे, माना किसी क्षण जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, माना एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा किसी क्षण x सेंटीमीटर थी। आपको बता दें कि जो हिंदी मीडियम में पहले ये चैप्टर नहीं होते थे, रेट वगैरह नहीं होते थे, ये 2-3 साल से ही हमारे हिंदी मीडियम में आया है। तो हिंदी मीडियम की किताबों में ये क्वेश्चन अच्छे नहीं मिलते हैं। समझ में आया ना। आप लोगों को पहले दिन आपने बोला इंग्लिश बोला ना, अच्छा नहीं सीखना है क्या? और कब तक हिंदी में रहेंगे? आगे चल के आपको बाहर भी निकलना है कि आपको यहीं रहना है? आप गांव के बन के रहेंगे क्या? आगे चल के जाएंगे, जब वहां पर जाएंगे तो क्या आप ये बोलेंगे क्या आपको ललितपुरी में रहना है क्या? समझ में आ रहा है ना। यहां देखिए, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, हमने मान लिया एट एनी इंस्टेंट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल माने समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा किसी क्षण x सेंटीमीटर थी। हमने मान लिया एट एनी इंस्टेंट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल Vx सेंटीमीटर, हमने मान लिया ये लेट, ठीक है। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एट एनी इंस्टेंट, हमने उसकी साइड x देखी थी, किसी क्षण समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेंटीमीटर थी। जब हम ये मान लेंगे तब तो उसने ये कहा कि द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो डी ऑफ x कितना दिया? डी ऑफ x दिया उसने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है ना, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर उसकी साइड इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है? ये दिया, यानी उसकी जो साइड में चेंज का रेट, साइड में उसकी इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है ना, उसमें चेंज का रेट ये दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट, ये तो आपको गिवन है, एट व्हाट रेट द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। उसने ये पूछा है कि व्हाट रेट, रेट का मतलब उसने डी ऑफ ए पूछा। हम ये ऐसा आपको पहले पार्ट, उसने रेट कहा, उसने किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कहा। उसने क्या पूछा है? एट व्हाट रेट होता, जिसमें कहा, उसने कहा कि जो
द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी DDT ऑफ x दे दिया उसने। अब वो पूछ रहा एट व्हाट रेट द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसने हमसे पूछा है कि आप DDT ऑफ ए फाइंड करिए वेयर द ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपने जहां माना था तो वहीं पे आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, लेट एट एनी इंस्टेंट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल VA and side of equilateral triangle VX. Let x be the side of equilateral triangle at any instant and A be the area of equilateral triangle. आपको मानना है कि माना किसी क्षण उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो x है और उसका एरिया है वो A है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसकी जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसकी जो साइड में चेंज का रेट दिया है, यानी आपको DDT ऑफ x दिया है। और वो क्या पूछ रहा, एरिया में चेंज बताइए। रेट, व्हाट रेट इज द रेट इज एरिया इंक्रीजिंग। उसने पूछा है व्हाट किस दर से उसका एरिया बढ़ रहा है, यानी DDT ऑफ ए फाइंड करना है। DDT ऑफ ए फाइंड करना है। हम तो ये चाहते हैं कि x और ए और t में रिलेशन मिल जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन आप DDT ऑफ ए में आप क्या करिए, आप पहले तो ये निकालिए कि वी नो दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, the area of equilateral triangle equal to A, triangle A equal to √3/4 into साइड का स्क्वायर। आपको पता है कि we know that the area of equilateral triangle A equal to इतना। वी नो दैट द एरिया ऑफ, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। आपको ए और एक्स में रिलेशन बड़ी आसानी से मिल रहा था। अगर उसको ये पूछता कि उसकी साइड के रिस्पेक्ट में एरिया कितना इंक्रीज होता तो कितना सरल क्वेश्चन था। देखिए ए और एक्स में रिलेशन आपके पास है। अगर वो पूछता कि उसकी साइड के रिस्पेक्ट में एरिया में चेंज क्या होगा तो आपको DDX ऑफ ए निकालना पड़ता, लेकिन उसने तो रेट पूछा। एरिया में चेंज का रेट क्या है, उसने DDT ऑफ ए पूछा। तो हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ द साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ द साइड। अब आप क्या करेंगे, DDT ऑफ A इक्वल टू √3/4, ए का t के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा √3/4, एक्स स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x DDT ऑफ x। कैसे करते थे हम, t स्क्वायर का डिफरेंशियल जानते हैं, t स्क्वायर का 2t इंटू जिसको माना उसका, आपने x को t माना होगा ना। ठीक है, आपके पास DDT ऑफ x गिवन है ना, DDT ऑफ x आपको गिवन है। तो देखिए √3/4 इंटू 2x इंटू DDT ऑफ x की वैल्यू आप कितने रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 to the 4 हो जाएगा ये। अब आ जाएगा √3x, x उसने दिया है, ये आपका आ गया DDT ऑफ a। एरिया में चेंज का रेट आ गया, एरिया में चेंज की दर आ गई, लेकिन आपको एरिया में चेंज की दर निकालना है ऑफ, जब 2 सेंटीमीटर साइड कितनी है, x की वैल्यू कितनी दी है, देखिए व्हेन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 20, x की वैल्यू उसने 20 दी है, आप 20 रख देंगे तो आ जाएगा आपका 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए
एक यूनिट क्या होती है क्षेत्रफल की? क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में दी है ना, ठीक है ना। तो और टी का क्या होगा? पर सेकंड। तो उसकी जो एरिया में चेंज का रेट है वो 1 सेकंड में 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आया? फिर देखिए आपको द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज। उसने कहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। उसने आपको दिया है कि ddT ऑफ x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। वी नो दैट उसने कहा कि जो अगर साइड इतने सेकंड से बढ़ रही है तो उसके एरिया में एरिया में चेंज का रेट क्या होगा? हमने मान लिया वी नो दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना होता है, जानते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हमें ए और एक्स, अगर वो पूछता कि एरिया में चेंज बताइए विद रिस्पेक्ट टू साइड, तो ddx ऑफ ही निकालना होता, बड़ा आसान होता। लेकिन उसने तो कहा कि एरिया में चेंज का रेट बताइए विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, एरिया में चेंज का रेट, यानी वो ddT ऑफ ए चाहता है। तो हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, ddT ऑफ x की ये वैल्यू रख दी 2 रख दी और x की वैल्यू 20 रख दी। तो 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इसका मात्रक हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट इसकी, और पर सेकंड, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ddT ऑफ ए होगा। आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए, ये पुराने जैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये देखिए, द रेडियस ऑफ अ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन में, आपने जो ट्यूब की साइड थी वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही थी, याद है? तो आपने लिख दिया था ddT ऑफ x इक्वल टू 5। आपने पिछले सवाल में देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही थी। तो आपने मान लिया था लेट x बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपने मान लिया था। तो जब ddT ऑफ x आपको दिया था, यहां पे आपको रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया है। तो आप सबसे पहले तो आप ये मान लिए लेट r बी द रेडियस ऑफ बैलून एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। और क्या मानना है? एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इंक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज। उसने सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग पूछा, उसने पूछा है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून। तो आप मान लेंगे लेट S be the surface area and A be the radius of spherical balloon। क्या मान लेंगे आप? Let R be the radius and A be the S मान लो, S be the surface area, S be the surface area of spherical balloon। So given that ddT of R equal to 10 centimeter per hour, the radius of balloon 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है। The radius of balloon is increasing at the rate of 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने मान लिया कि माना रेडियस r है, तो रेडियस में चेंज क्या दिया? रेडियस में चेंज का रेट दिया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इंक्रीजिंग दिया। तो ddT ऑफ r दिया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग दिया ना, इसलिए +10। और मान लो डिक्रीज हो रही होती तो माइनस करते, आगे आएगा, अभी आप पहले देखिए। द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट, आपको ddT ऑफ r दे दिया। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया, आपने सरफेस एरिया S मान लिया है। तो आपसे पूछ रहा है
एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इंक्रीजिंग, किस रेट से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा। आप रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रही है, ये आपको गिवन है। उसने कहा कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, तो हम आपसे यही कहेंगे क्योंकि वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है ना, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून, गोलाकार बैलून के का कर्व सरफेस एरिया ये होता है। आप जानते हैं ना, आपने सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट किया है, आपको एस और आर में रिलेशन मिल गया। अगर वो आपसे पूछता कि DDR ऑफ एस क्या है, बड़ा आसानी से हो जाता आपका काम, DDR ऑफ एस, लेकिन उसने तो पूछा कि DDT ऑफ एस, उसने कहा सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, ये पूछा उसने। तो आप क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में बोथ द साइड आप डिफरेंशियल केंद्र देंगे, DDT ऑफ एस निकाल लेंगे 4 पाई, DDT ऑफ इसका क्या हुआ 2R, DDT ऑफ R, DDT ऑफ R की ये वैल्यू रख देंगे और R की वैल्यू ये रख देंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी घर से निकाल के लाएंगे, कर लेंगे। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and wave moves in the wave moves in a circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर। आपने क्वाइट लेक में शांत पानी में आपने पत्थर का टुकड़ा आपने डाला होगा, तो आपने देखा जो वेव चलती है वो आपने देखा होगा ऐसे चलती, ये फिर ये इसकी ये रेडियस है, जो रेडियस है वो देखिए उसमें क्या दिया, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चल रही है वेव। इसका मतलब ये कहलाया कि उसकी जो रेडियस में चेंज है वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्या दिया, समझ में आ रहा, क्या दिया, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and the wave moves in a circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव है वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो वेव के जो सर्कल है ना, ये 3.5 सेंटीमीटर पर एक सेकंड में 3.5 सेंटीमीटर ऐसा बढ़ता जा रहा है। जो आपने जो वेव बढ़ रही है, पहले कुछ होगा, फिर 3.5 बढ़ गया, फिर अगले सेकंड 3.5 और बढ़ गया, फिर अगले सेकंड 3.5 और बढ़ जाएगा। इस टाइप से वेव 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उसकी वेव बढ़ती जा रही है। स्टोन इज ड्रॉप्ड एट, देखिए क्वेश्चन में कहीं कोई कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ उसी प्रकार से दिया है। अभी हमने इसके पहले आपका क्वेश्चन किया नहीं था, कहा था आप कर लीजिए, ये भी नहीं करेंगे हम, ये आपको क्या समझा रहे हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव मूव्स इन अ सर्किल। आपने देखा कि पत्थर का टुकड़ा पानी में डाल देते हैं, शांत पानी में डाल देते हैं, तो जो उसकी जो वेव है वो उसकी जो रेडियस बढ़ती है, जो सर्किल है ना, ये आपने देखा होगा, इस सर्किल बढ़ते जाते हैं। वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, जो सर्किल की रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहे हैं। तो पता हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, द रेडियस ऑफ अ वेव वी आर सेंटीमीटर। एट एनी इंस्टेंट आपने मान लिया कि किसी क्षण जब हमने देखा तो जो उसकी जो वेव थी उसकी रेडियस r थी, तो आपको DDT ऑफ r गिवन हो गया। समझ में आई ना, उसने कहा कि मूव्स इन अ सर्किल, जो तुम्हारी वेव है वो सर्किल के रूप में मूव कर रही है और एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो आप सर्किल की रेडियस है ना, अभी कुछ है ना, अगले सेकंड में 3.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ये रेडियस बढ़ गई देखिए, और अगले सेकंड में 3.5 और बढ़ गई, और अगले सेकंड में 3.5 और बढ़ जाएगी। आपने ये देखा कि जो रेडियस है
वो 3.5 सेंट जो सर्किल है ना, इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर के रेट से बढ़ती जा रही है। यहां पे सर्किल क्या है आपका? वेव है। सर्किल क्या है आपका? वेव की मूविंग हो रही है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्किल। आपने वो कह रहा कि जब किसी क्षण, एट एनी इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ वेव इज, जब वेव की रेडियस 7.5 सेंटीमीटर थी, तब हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज चेंजिंग। उस समय पे, जब ऐसे किसी समय पे जब जो सर्किल है ना, इसकी रेडियस 7.5 सेंटीमीटर था, सर्किल है उसकी जब रेडियस 7.5 सेंटीमीटर थी, तब वेव किस चेंज, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। आप देखिए एक बार फिर से, पहले ये वेव थी, एनक्लोज्ड एरिया इतना होगा, इस सर्किल के एरिया के कल होगा। जब अगले सेकंड क्या हुआ, ये 3.5 बढ़ गई। एक सेकंड में कितने, एक सेकंड का समय है, 3.5 रेडियस, और देखिए आप एनक्लोज एरिया अब ये हो गया। अब अगले बार देखिए, अगले से एनक्लोज एरिया ये हो गया। एनक्लोज एरिया क्या है? सर्किल है कि नहीं है? और अगले सेकंड देखिए एनक्लोज एरिया, देखिए ये हो गया। आपने देखा पहले एनक्लोज एरिया ये था, फिर आपने देखा एनक्लोज एरिया इतना हो गया, फिर आपने देखा एनक्लोज एरिया इतना हो गया, फिर आपने देखा एनक्लोज एरिया इतना हो गया। जब 7.5 सेंटीमीटर थी, तब जब जो उसकी रेडियस थी, सर्कुलर वेव की रेडियस 7.5 सेंटीमीटर थी, हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। तो आप सबसे पहले आपने उसने पूछा है कि एरिया में इंक्रीज का रेट फाइंड करिए। एरिया में हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया, जो एनक्लोज एरिया एनक्लोज एरिया क्या है? सर्किल का एरिया तो है ही। देखो पहले एनक्लोज एरिया सर्किल था, अब उसके अगले सेकंड में एनक्लोज एरिया ये हो गया, और अगले सेकंड के लिए एनक्लोज एरिया क्या हो गया? ये हो गया, और अगले सेकंड के लिए एनक्लोज एरिया ये हो गया। तो उसने ये पूछा एनक्लोज एरिया मतलब एनक्लोज एरिया क्या है? सर्किल का एरिया है कि नहीं है? सर्किल का एरिया किस रेट से बढ़ रहा। अगर आपने मान लिया कि माना किसी क्षण जो सर्कुलर वेव है उसका एरिया ए था और उसकी रेडियस है वो आर थी, तो आपको गिवन होगा, तो गिवन है डी ऑफ आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माना एट एनी इंस्टेंट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एनक्लोज्ड एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। माना किसी क्षण जो सर्कुलर वेव है उसकी रेडियस आर है और उसका एनक्लोज्ड एरिया है वो ए है। उसने दिया है कि जो स्पीड है, जो वेव मूव इन ए सर्किल, उसने कहा वेव सर्किल के रूप में मूव कर रही है इतनी स्पीड में। यानी सर्किल की पहले रेडियस ये थी, देखिए सर्किल की रेडियस ये होगा, देखिए सर्किल की रेडियस ये है, तो इसका मतलब उसने जो सर्किल जो स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, देखिए क्वेश्चन था कि आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज इन रेडियस दिया था कि जो वेव है उसकी रेडियस में चेंज का रेट दिया था, आपको दिया था कि नहीं दिया था। और क्या पूछा था? एनक्लोज्ड एरिया में चेंज का रेट। हमने पूछा, माना कि जब हमने एट एनी इंस्टेंट रेडियस आर थी वेव की और एनक्लोज्ड एरिया भी ए, तो आपको पता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। उसने आपसे डी ऑफ ए पूछा है, आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। डी ऑफ आर आपको ये दिया था, आप यहां रख देंगे। डी ऑफ ए इक्वल टू 2 पाई आर डी ऑफ आर, ठीक है। अब 2 पाई आर कितनी थी? उसने ऐड
जब से उसने कहा कि जब वेव रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.5 हो, रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितनी दी है उसने, आर कितनी दी है 7.5 दी है, और डीडीटी ऑफ आर कितना दिया 3.5 दिया। आप क्या करेंगे, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, इसको 75/10 लिख देना, इसको 35/10 लिख देना, और आप 7 से 75 35 5 बार, 5 से 10 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 to the 10 5 से ये 5 बंदा 5 15 बार, और 2 से ये 11, आप देखेंगे 11 इंटू 15 बंदा 15 कैरी 1 15 और 65 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए उसने कहा है, उसने पूछा था हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग, ये पूछा था, तो आपको प्रूफ हो गया एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप लोग ये क्वेश्चन, अब केवल भाषा समझना है, क्वेश्चन टफ नहीं है। उसने कहा वेव सर्कुलर होती है, तो वेव की रेडियस बढ़ रही होगी तो एनक्लोज एरिया ही बढ़ रहा होगा। उसने आपको गिवन में क्या है, उसने आपको रेडियस में चेंज का रेट दे दिया, डीडीटी ऑफ आर की वैल्यू दे दी, और उसने डीडीटी ऑफ ए पूछा है। ये आपका रिलेशन होता है, आपको पता है, ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए। और इस प्रकार से ये आपका पार्ट 3 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब अगले पार्ट 4 में अपकलज की दर पढ़ेंगे। धन्यवाद।